सभी बच्चों को मेरा सुप्रभात। चलो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऊष्मा के बारे में। ऊष्मा के बारे में, ऊष्मा एक नया खंड ही है। ऊष्मा, इसके भीतर पहला लेसन है, उसका नाम है, पहला लेसन का नाम है ऊष्मा एवं ताप। पहला लेसन का नाम है ऊष्मा एवं ताप। अच्छा, यहाँ खंड का नाम है ऊष्मा, लेसन का नाम है ऊष्मा एवं ताप। तो सबसे पहला बात कि ऊष्मा है क्या। ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है। ऊष्मा क्या है? एक प्रकार के ऊर्जा है जो उत्पन्न कैसे होता है, तो अणुओं के गति के कारण उत्पन्न कैसे होता है? अणुओं के गति के कारण उत्पन्न होता है। जैसे आग जलाते हो तो पता है वहां का गैस ना जल्दी जल्दी टक्कर मारता है बर्तन में, और टक्कर करते करते टक्कर से क्या होता है? गर्मी पैदा होता है क्या? टक्कर से तो गर्मी नहीं पैदा होता है। बार बार किसी चीज को टकराओगे ना तो वहां से ऊष्मा निकलेगा। तो ऊष्मा क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा है जो उत्पन्न कैसे होता है? अणुओं के गति के कारण। कैसे उत्पन्न होता है? यदि कोई चीज रुका हुआ है ना तो वहां पर ऊष्मा बन ही नहीं सकता है। ऊष्मा बनता है अणुओं के गति के कारण। ठीक है। अब ये पता करना है कि ऊष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगा, ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर की तरफ होगा। तो ऊष्मा का प्रवाह ना उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ होता है। तरल का प्रवाह किधर से किधर की तरफ? क्या बोल रहे हैं? जाग करके सुनना है। तरल का प्रवाह किधर से किधर की तरफ? तो उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ। और यदि ऊष्मा का प्रवाह का बात करें तो उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। जैसे एक कोई वस्तु है, ठीक है, एक सिरा का तापमान है T1, दूसरा सिरा का तापमान है T2, और हम बोल दे कि T1 है ना, ये वाला सिरा जो ज्यादा गर्म है, क्या है? ये वाला ज्यादा गर्म है, तो T1 बड़ा होगा ना T2 से। तो ऊष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगा? T1 से T2 की तरफ जाएगा। T1 से T2 की तरफ जाएगा। चलो, अभी जैसे ये वाला मतलब कि हाथ है, वातावरण के संपर्क में, थोड़ा ज्यादा ठंडा है। अब इसको हम अपना मतलब कि अंदर पेट वाले हिस्सा में लगाएंगे तो ऊष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगा, ये बताओ। इससे पेट में प्रवेश करेगा या पेट की तरफ से इसमें आएगा? इसमें आएगा। बस यही तो बता रहे हैं कि उच्च दाब से निम्न दाब की तरफ जाता है। ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर की तरफ? ताप, ताप यहां बोलना है। ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर की तरफ? उच्च ताप से निम्न ताप की तरफ। जैसे यहां पर ताप है, तो ताप क्या है जी? ताप क्या है? तो ऊष्मा के प्रवाह के दिशा को व्यक्त करता है। अभी ना बोले कि ऊष्मा किधर से किधर की ओर जाएगा, कौन तय करता है?
ताप। उष्मा किधर से किधर की तरफ जाएगा वो कौन तय करता है? तो ताप तय करता है। यदि कम ताप है तो उष्मा ज्यादा से कम ताप की तरफ जाएगा। तो बस ध्यान में रखना। तुम लोग को पता होगा कि जैसे अब द्रव को प्रवाहित करना है तो द्रव किधर से किधर की तरफ जाता है? ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। गैस को प्रवाहित करवाना है तो किधर से किधर की तरफ? ज्यादा दाब से कम दाब की तरफ। का है कि द्रव और गैस दोनों क्या तरल है। द्रव और गैस दोनों होते हैं तरल। ठीक है। अब तापीय साम्य, अगला टॉपिक है तापीय साम्य। ये क्या होता है? तो देखो, दो गो वस्तु ले लेना है। ठीक है, दो गो वस्तु ले लिए, दोनों का तापमान अलग अलग है। दोनों का तापमान क्या है? अलग अलग। अब दोनों को सटा दोगे तो क्या होगा? क्या होगा? ज्यादा ताप वाला, ज्यादा ताप है ना, वो उष्मा देगा कम ताप वाला को। देगा क्या? हमेशा देते रहेगा कि दोनों का बराबर हो जाएगा तो रुक जाएगा? हाँ, ये निश्चित बात है कि ज्यादा ताप वाला है जो कम ताप वाला को उष्मा तो देगा, लेकिन कब तक? कब तक देगा? जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। और जब दोनों बराबर हो जाता है ना, इसी को बोला जाता है तापीय साम्यावस्था या तापीय साम्य। क्या बोला जाता है? तापीय साम्य। देखो, दो भिन्न भिन्न ताप वाली वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए। अलग अलग ताप के दो वस्तु है, दोनों को क्या किया जा रहा है? एक दूसरे के संपर्क में, यानी एक दूसरे में सटा दिए। तब उष्मा का प्रवाह ऊंचे ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु की ओर तब तक होते रहता है जब तक कि दोनों का ताप बराबर ना हो जाए। और दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? दोनों का ताप बराबर होगा तो क्या होगा? प्रवाह रुक जाएगा, उष्मा का प्रवाह रुक जाएगा। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? तापीय साम्य। जैसे अभी ये वाला हिस्सा मेरा गर्म है, इससे छुएंगे तो शुरू में क्या लग रहा था? ये ठंडा, उष्मा इधर से इधर निकल के जा रहा है ना, तो ठंडा लग रहा है। अब कुछ टाइम तक छोड़ देंगे, अब धीरे धीरे पता है कम ठंडा होते गया है। अब ठंडा नहीं लग रहा है। तब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अब ठंडा नहीं लग रहा है। ये वाला हाथ से ना अब इसमें ठंडा नहीं लग रहा। क्यों? दोनों का ताप बराबर हो गया। अब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो उष्मा जाएगा नहीं किधरों से किधरों की तरफ। तो उसी को तो बोला जाता है तापीय साम्यावस्था। एक केमिस्ट्री में ऐसे हो गया था, उष्मागतिकी का शून्यवा नियम, याद है तुम लोग को? उष्मागतिकी के शून्यवा नियम, ये क्या कहा था उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उष्मागतिकी के शून्यवा नियम क्या बोला था? यहां पर ना 3 वस्तु लेना है। कितना वस्तु लेना है? 3 वस्तु लेना है। तो चलो हम 3 वस्तु को ले लिए। एक वस्तु, 2 वस्तु और 3 वस्तु। ठीक है। ये तीनों अभी अलग अलग ताप पर है। तीनों क्या है? अलग अलग ताप पर है। अब इसको इससे जोड़ दो। चलो नाम दे देते हैं इसको ए, इसका नाम है बी और इसका नाम है सी। ठीक है। इसको इससे जोड़ दो और इसको भी इससे जोड़ दो तो क्या होगा? तो बताया ना कि इसको तुम इससे जोड़ दोगे तो इसका ताप और इसका ताप क्या हो जाएगा? बराबर। इसको इससे जोड़ दिए तो इसका ताप भी बराबर। तो इसका कहने का मतलब कि ये दोनों भी आपस में बराबर ताप के हो जाएगा। बस इतने कहना है शून्यवा नियम को, कि इसको इससे कनेक्ट कर दिए, ए को सी से और बी को भी सी से, तो ए और बी भी ना आपस में क्या होगा? समान ताप पर होगा। इसी बात को भाषा में देखो कैसे लिखे हैं। यदि 2 वस्तुएं ए एवं बी एक तीसरी वस्तु सी से अलग अलग जुड़ा है, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, अलग अलग, अभी ये दोनों सटा हुआ नहीं है ए और बी, अलग अलग तापीय साम्यावस्था में हो, तो
ए एवं बी स्वयं भी तापीय साम्यावस्था में होगा। ए एवं बी आपस में तापीय साम्यावस्था में होगा। नेक्स्ट टॉपिक है ताप मापन। मापन का मतलब मापने वाला कोई चीज होगा। तो ताप की माप कैसे किया जाता है? तब भौतिक अवस्था में परिवर्तन से ताप की माप किया जाता है। ये सबको पता है कि जब कोई वस्तु ठोस अवस्था में है तो उसको गैस अवस्था में बदला जा सकता है क्या? कोई वस्तु ठोस अवस्था में है तो उसको गैस में बदला जा सकता है या नहीं? सब अवस्था में बदला जा सकता है। पहले ठोस को गर्म करते हो तो क्या वो पिघलता है? पिघलता तो द्रव अवस्था में चला जाता है ना। पिघल रहा है तो किस अवस्था में गया? अब उसको और गर्म करोगे तो गैस अवस्था में। तो ठोस गैस में नहीं बदला क्या? तो अवस्था में परिवर्तन से ही ताप की माप किया जाता है। ताप का माप कैसे किया जाता है? अवस्था में परिवर्तन से ताप का माप किया जाता है। अभी तक कितने अवस्था के बारे में सुना है तुम लोग नाम? टोटल यूनिवर्स में कितने अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं? 5। ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस आइंस्टीन संघनन। ये 5 टोटल अवस्था है। तो मुख्य रूप से 3 गो के बारे में हम पढ़ते हैं। क्या कर रहा है? हमेशा बात करोगे तब सीखोगे। थोड़ा भी सुना है मतलब कि बात पर ध्यान ही नहीं रहता तो कैसे सीखोगे? कितना बार बोले हैं कि थोड़ा सा बुद्धू बन जाओ क्लास में आके। होशियार जो रहता है ना वो जल्दी नहीं सीखता है। वो अपना ज्यादा दिमाग लगाता है। ज्यादा दिमाग कब लगाना है पता है? घर पर जाते हो ना तब ज्यादा दिमाग लगाना, इतना ज्यादा लगाना है कि किसी का नहीं सुनना है। यहां पर आते हो तो थोड़ा सा कम दिमाग लगाना है। और जब लगाने के लिए बोलेंगे ना कि चलो आप काम में लगो, तब वहां पर 100% लगाना है। तो ताप का माप कैसे किया जाता है जी? भौतिक अवस्था में परिवर्तन से। भौतिक अवस्था में परिवर्तन से ताप की माप किया जाता है। ठीक है, चलो बस इतना कि ताप का मापन कैसे किया जाता है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन से ताप का माप किया जाता है। अब बात करें ताप मापी। ताप मापी किसको कहेंगे? जो ताप को मापता है ताप मापी। जो यंत्र ताप को मापता है उसको क्या बोलते हैं? चलो अब ताप मापी या थर्मामीटर भी बोला जाता है। हम लोग के शरीर का ताप मापना रहता है तो किसका इस्तेमाल करते हैं? तो थर्मामीटर में लिमिट माप होता है ना। जैसे उसमें कितना तक रहता है? 110 तक होता है क्या? अरे उसमें कितना 110 या 20 फ़ारेनहाइट तक रहता होगा। उसके बाद तो वो नहीं माप सकता है, नहीं माप सकता है ना। तो उससे ज्यादा मापने के लिए ना एक यंत्र आता है, हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। हाँ, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा हुआ रहता है। और पता है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर है ना, हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर है ना, जो -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक के ताप को माप लेता है। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर कितना से कितना ताप को माप लेता है? -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर 500 डिग्री सेल्सियस तक। और ऐसे सबको मालूम होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ रहता है ना। और कितना ठंडा होता है। और -2 पर जाएंगे तो क्या, -200 पर जाएंगे तो क्या होगा? सब कुछ है जो जमना चालू हो जाएगा, जमने लगेगा।
-200 पर जमना चालू हो जाएगा। कुछ चीजें है जो नहीं जमेगा, वो भी बता, कुछ चीजें नहीं जमेगा, लगभग चीजें क्या हो जाएगा, जमना चालू हो जाएगा, लगभग चीजें। लेकिन पता है हीलियम है ना, जो 273 पर, -273 पर आकर के जमता है। कितना पर? 273 डिग्री सेल्सियस पर आकर के जमता है। और लगभग 200 तक में ना लगभग चीजें जम जाएगा, एक दो चीजें को छोड़ करके, हीलियम को छोड़ करके। हीलियम नहीं जमता 200 डिग्री सेल्सियस पर, 273 पर आकर के जमता है। 273 पर बोले ना, 273 के बाद कोई ऐसा नहीं है, सब के सब लास्ट में जमने वाला कोई है तो हीलियम, लास्ट में जमने वाला है तो हीलियम, हीलियम से पहले ही सब जम जाएगा। क्या चीज? अरे बोले ना, सबसे कम ताप पर जमने वाला कोई है तो हीलियम। ब्लड तो पहले ही जम जाएगा, ब्लड तो मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जम जाएगा, माइनस में 100 जाएगा ना तब भी जम जाएगा। क्या क्या हीलियम बोले कि सबसे कम ताप, माइनस में ना गया हुआ है, माइनस में है तो सबसे छोटा हुआ ना, तो ताप मापी किसको, ताप मापने वाला यंत्र को क्या बोला जाता है? ताप मापी या थर्मामीटर। ठीक है। अब क्या एक ही स्केल है ताप मापने के लिए? तो नहीं, ताप मापने के लिए ना कई स्केल है, मुख्य रूप से 3 स्केल। मुख्य रूप से कितना स्केल? 3 स्केल। एक तो सेल्सियस में ताप का मापन करते हैं, पता है ना, सेल्सियस, सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल। एक है सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल और दूसरा है फ़ारेनहाइट। जो हम लोग थर्मामीटर लिए हुए रहते हैं ना, वो फ़ारेनहाइट में बताता है। जैसे वो बोलता है क्या कि शरीर का ताप 98, मतलब 100, बुखार 102 है, 103 है, तो क्या चीज में बताता है? वो क्या चीज में बता रहा होता है? फ़ारेनहाइट में। क्या चीज में बता रहा होता है? फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस में वो नहीं बताता है। तो चलो हम तुलना कर लेते हैं थोड़ा सा, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में। पता है 98 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 98 डिग्री सेल्सियस वो शरीर का ताप होता है। हम लोग के ताप, शरीर का ताप कितना, सॉरी फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट में है। और डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस। बोलता है ना कि शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। और यदि डिग्री में माप रहा होता तो 100 पहुंच जाएगा, तो पता है क्या होगा? अरे 50 से पहुंचेगा, 55 पहुंचेगा तो कहेगा कि मतलब कि ये जाने वाला है। और 102 और 3 सुनते हैं तब क्या होगा? वो तो ऐसे ही हमको लगता है कि मतलब वो पूरी तरह से जल जाएगा। जल जाएगा कि नहीं? देखते हो ना, 100 डिग्री सेल्सियस का पानी शरीर पर जहां पड़ता वहां से खल निकल जाता है ना। तो ये जो 98 जो सुनते हो क्या चीज में रहता है? फ़ारेनहाइट में। 102, 3 बुखार सुनते हो वो क्या चीज में रहता है? फ़ारेनहाइट में रहता है। तो ताप मापन के ना मुख्य रूप से 3 स्केल। कितना स्केल? सेंटीग्रेड या सेल्सियस स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल और तीसरा है केल्विन स्केल। जो सबसे फेमस स्केल है ना वो केल्विन वाला है जी। देखते हो ना, ताप को सब जगह क्या चीज में मापा जाता है? ताप को ना सब जगह मतलब केल्विन में मापा जाता है, ज्यादातर जगहों पर केल्विन में मापा जाता है। तो देखो अब तीनों के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि तीनों स्केल है क्या। तो ठीक है,
इसका प्रयोग ना सेल्सियस स्केल का प्रयोग फ्रांस के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। कौन किया था? वैज्ञानिक का नाम है सेल्सियस। तो वो आप उन्हीं के नाम से सेल्सियस स्केल बनाया गया। ठीक है, इसमें स्केल में क्या होता है? ये वाला स्केल में क्या होता है? स्केल में ना 100 बराबर भाग रहता है। कितना बराबर भाग? 100 बराबर भाग। जैसे 1 भाग हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे कर करके कितना रहेगा? 100 तक रहेगा। जो शुरू वाला होता है ना उसको बोला जाता है 0 डिग्री। क्या बोला जाता है? और जो 100वां होता है ना उसको 100 डिग्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? 100 डिग्री। तो ये किस आधार पर स्केल बनाया पता है? जल के जमने और उबलने के आधार पर। जल कितना पर जमा हुआ होता है जी? और कितना सेल्सियस पर गैस में बदल जाता है? 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसी के आधार पर ये क्या बनाए? एक स्केल बनाए। और इसी स्केल को क्या बोला जाता है? सेल्सियस स्केल। तो इस स्केल में कितना टोटल कितना भाग? टोटल कितना भाग? 100 भाग। तो एक भाग को कितना मिलेगा? कितना डिग्री सेल्सियस मिलेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अरे टोटल 100 भाग है और 100 डिग्री सेल्सियस तक गया तो एक भाग को कितना मिलेगा? 1 डिग्री सेल्सियस। यही चीजें को भाषा में बदल दिया गया होगा। देख लो कि सबसे पहले इसका प्रयोग कौन किया था? सेल्सियस ने किया था। ये तो कंप्लीट। इसमें जल के हिमांक, हिमांक बोला तो जमने का ताप, हिमांक बोला तो जल के हिमांक को कितना रखा जाता है? 0 डिग्री। 0 डिग्री सेल्सियस यहां पर बोल दो। चलो सी लगा देते हैं। और जल के क्वथनांक को 100 डिग्री माना जाता है। इन दोनों ये क्या है जी? 0 और 100 नियत बिंदु है ना। अरे 0 और 100 फिक्स हो गया ना। तो नियत बिंदु, नियत बिंदुओं के बीच के अंतराल को कितने भागों में बांटा गया? 100 बराबर भागों में बांटा गया। अब प्रत्येक भाग को कितना डिग्री मिलेगा? 1 डिग्री। बस खत्म। दूसरा नंबर है फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका उपयोग सबसे पहले कौन किया था? तो फ़ारेनहाइट ने किया था। कौन किया था? फ़ारेनहाइट। वैज्ञानिक का नाम है एबी। एबी किसके आधार पर किया? तो जल के जमने और जल के वाष्प में बदलने के आधार पर किया था। ये भी इसी के कॉन्सेप्ट पर किया था। दोनों का कॉन्सेप्ट क्या है? सेम है। लेकिन इसमें अलगाव क्या चीज में आता है? तो इन्होंने बताया ना, इन्होंने टोटल 180 बराबर भागों में बांटा। कितने भागों में? 180 बराबर भागों में बांट दिया स्केल। जो जल के जमने का ताप है ना उसको बोला गया 32 फ़ारेनहाइट। कितना? और जो जल के उबलने का ताप है ना तो 32 में 180 जोड़ोगे तो कितना? तो 212 फ़ारेनहाइट। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे कि जल कितना फ़ारेनहाइट पर वाष्प में बदलता है तो क्या बताओगे? 212 फ़ारेनहाइट पर। और कितना पर जमा हुआ रहता है? 32 फ़ारेनहाइट पर जमा हुआ रहता है। टोटल इसमें कितना भाग? 180 भाग। तब प्रत्येक भाग को फिर से एक फ़ारेनहाइट मिलेगा ना। फिर से प्रत्येक भाग को एक फ़ारेनहाइट मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है केल्विन स्केल। ये ना वो कॉन्सेप्ट को हटा दिया, वो उसको ध्यान में नहीं रखा। एक ऐसा मशीन बनाया, एक ऐसा यंत्र बनाया कि वो डायरेक्ट माप सके। मतलब कि नियत बिंदु को लाने का जरूरतें नहीं, 2 बिंदु को लाने का जरूरतें नहीं था। एक ऐसा मशीन बना दिया जो
मतलब 2 बिंदु की जरूरतें नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट मापेगा। ठीक है, तो इसका प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? केल्विन। फिर से वैज्ञानिक के आधार पर रखा गया है। यह एक निरपेक्ष स्केल है। कैसा स्केल? यानी कि जो 2 बिंदु का इस्तेमाल करते थे ना, यहां पर करने की कोई जरूरत नहीं, जिसे आदर्श इंजन के दक्षता को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था। इसको किसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया? तो आदर्श इंजन की दक्षता। इंजन बोला तो मशीन का बात किया, इंजन बोला तो मशीन का, और यहां पर उष्मा में इंजन का बात किया तो उष्मा मापने वाला मशीन का बात करेगा, उष्मा को मापने वाला मशीन का बात करेगा। और अब बात करें दक्षता, तो दक्षता को हम लोग कैसे समझें? तो जैसे कोई मतलब मशीन है, कोई मशीन, वो उसको ऊर्जा दिया गया 100%, वो 90% ऊर्जा का इस्तेमाल किया। कितना प्रतिशत ऊर्जा का? और 10% ऊर्जा फिजूल में खर्चा हो गया। 10% ऊर्जा फिजूल में खर्चा हो गया, तो उसका दक्षता कितना होगा? तो उसका दक्षता 90% होगा। यानी कि जितना काम में लाता है ना, जितना ऊर्जा काम में लाता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं दक्षता। तो आज से एक पॉइंट तुम लोग के लिए बोलेंगे कि अपना दक्षता को बढ़ाओ, पढ़ाई में दक्षता को बढ़ाओ। मतलब इसका मतलब क्या होगा? जितना लो, मतलब उसका मतलब जितना दे रहे हैं उसका लगभग भाग ले लो। लगभग भाग ले लोगे तो क्या होगा? दक्षता ज्यादा हुआ। और आधा भाग लिया, जैसे हम बोल रहे हैं, उसका 50% भाग रखा, तब उसका दक्षता तो आधे रहा ना। और 90% बात कैप्चर कर लिया तो दक्षता 90% तो ज्यादा हुआ ना। तो दक्षता को अपना बढ़ाओ। जिस तरह से मशीन के दक्षता को बढ़ाया जा रहा है ना, उसी तरह से तुम लोग अपना दक्षता को बढ़ाओ। और बढ़ाने का तरीका है किताब उताब पढ़ो। किताब खाली बातें उते नहीं, बातें खाली नहीं सुनो, अपना मन से किताब पढ़ो। वो वाला ना तुम्हारा जो मतलब कि ब्रेन है ना, उसको जागृति प्रदान करेगा, जगाएगा। हमको लगता है कि ज्यादा लोग है ना जो सोया हुआ रहता है। हमको देखेगा तो मतलब कि थोड़ा सा हमसे ज्यादा जगा हुआ है ना, वो कहेगा कि एकदम बिल्कुल सोया हुआ है। तुम लोग को देखते हैं तो लगता है कि तुम लोग सोया हुआ है। तुम बच्चे को देखते हो तो उसको लगता है कि वो सोया हुआ है। ऐसे बच्चा को देखते हो ना बहुत बार गलती करते हुए, तो लगता है कि इसको दिमाग नहीं है, तो उसके पास जागरूकता थोड़ा कम है तुमसे। तुमको उससे ज्यादा, तुमसे भी ज्यादा कुछ लोगों का है, उससे भी ज्यादा कुछ लोगों का, उससे भी ज्यादा कुछ लोगों का, और जिसको सबसे ज्यादा है वो है साइंटिस्ट। और चाहे अध्यात्म में बोला जाए तो जैसे मतलब कि गुरु हो गया, सदगुरु। जैसे हम लोग प्रेमानंद महाराज का नाम लेते हैं, सदगुरु का नाम लेते हैं, आचार्य प्रशांत का नाम लेते हैं। ये सब सामान्य मनुष्य से ज्यादा जगा हुआ आदमी है। वैज्ञानिक का बात करें तो सामान्य मनुष्य से ज्यादा जगा हुआ आदमी है। तो जागरूकता को ज्यादा तनी बढ़ाओ। तो इस स्केल का नाम क्या है? परम स्केल। इस स्केल का नाम क्या? यदि एक बात आता है, एक बहुत जगहों पर सवाल पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, कह देता है कि परम शून्य ताप कितना को बोला जाता है? तो 0 केल्विन को बोला जाता है। 0 केल्विन को क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप। देखो, 0 डिग्री सेल्सियस को नहीं बोला जाता है, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट को नहीं बोला जाता है। किसको बोला जाता है? 0 केल्विन को। क्यों? क्योंकि ताप मापने का स्केल है ना केल्विन, इसी का नाम है परम स्केल। क्या नाम है? परम स्केल। तो इसका जो 0 ताप होगा उसको क्या बोलोगे? परम शून्य ताप। इसका 0 ताप होगा उसको क्या बोलोगे? परम शून्य ताप। तब परम शून्य ताप बोले तो
0 केल्विन। परम शून्य ताप बोले तो 0 केल्विन। आज से याद रहेगा। तीनों स्केल का पिक्चर यहां पर तुम्हारे सामने है। केल्विन स्केल सेल्सियस वाला है, फ़ारेनहाइट वाला है, ठीक है। तो देखो इसको क्या बोले, परम शून्य ताप। 0 केल्विन को क्या बोला जाता है, परम शून्य ताप, या अब्सोल्यूट जीरो भी बोला जाता है इंग्लिश में, परम शून्य ताप, ठीक है। ये पता है ना कि जल कितना केल्विन पर जमता है जी, केल्विन में पूछे कितना केल्विन पर जमता है तो 273। कितना केल्विन पर, 273 केल्विन पर। और कितना केल्विन पर वो गैस में बदल जाता है पानी, तो 373। कितना केल्विन पर गैस में बदल जाता है, 373। यदि डिग्री सेल्सियस में बोले तो कितना पर पानी जमा हुआ रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर। और कितना पर वाष्प में बदलता है, और कितना डिग्री सेल्सियस पर परम शून्य ताप होगा, -273 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में बोले तो कितना फ़ारेनहाइट पर पानी जमा हुआ रहता है, और कितना पर गैस में बदला हुआ रहता है, और कितना पर परम शून्य ताप के बराबर, -459 फ़ारेनहाइट, ठीक है। अच्छा, कोई ऐसा फार्मूला है जिसको मतलब ऐसा जो इसको इसमें बदल दे, इसको इसमें बदल दे? ऐसा यदि पता चल जाए फार्मूला तो हम आपस में बदल सकते हैं ना, इतना याद करने की जरूरत नहीं ना। एक को याद रखेंगे या बाकी सबको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, बाकी सबको निकाल लेंगे। तो चलो हम इतने नहीं और में पूछ दिया जाए कि जैसे बोल दे कि 40 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तब क्या बताओगे? ऊपर ऊपर वाला तो ठीक है, अब पूछ दे कि 40 केल्विन बराबर कितना डिग्री सेल्सियस, तो क्या बताओगे? जवाब है देने का भी नहीं है ना, तब बदलने वाला एक फार्मूला होना चाहिए ना, तब वो अब फार्मूला निकालेंगे। एक ना एक और मतलब कि ताप मापने का क्या कुछ बोलना चाह रहा है? चलो ठीक है, इधर देखो, एक ताप मापने वाला और यंत्र है, उसको बोला जाता है रियूमर। क्या बोला जाता है, रियूमर। ये ज्यादा फेमस नहीं है, लेकिन हम बाद में ग्रेजुएशन में सुने थे तो हम उसको भी थोड़ा सा लाने का कोशिश करेंगे। रियूमर, इसमें जो जल का मतलब कि जमाव है ना, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितना पर? इसके लिए RE लिख दिया जाता है, रियूमर के लिए RE, ठीक है। अब इसका जो गैस में यानी उबलने का जो ताप है ना, वो है 80 रियूमर। कितना? 80 रियूमर। तब कोई बताएगा, अभी तो जैसे ए वाला पता करना है कि कितना पर परम शून्य ताप के बराबर, कितना रियूमर पर परम शून्य ताप होगा, ये हम बाद में कैलकुलेट करेंगे, हमको याद नहीं है। ये दोनों तो हमको याद था पहले से, लेकिन ये हमको याद नहीं है, तो हम फार्मूला के थ्रू निकालेंगे। अब कैसे निकालना है फार्मूला, वो देखो। तो आइए बताओ कि जल कितना केल्विन पर जमता है, 273 केल्विन पर। और कितना पर उबलता है, दोनों के बीच में यदि टोटल भाग बनाए तो कितना भाग बनेगा, 100 भाग। और प्रत्येक भाग को 1 केल्विन यहां भी मिलेगा, प्रत्येक को 1 केल्विन मिलेगा। तो देखो डिग्री सेल्सियस के लिए ना हम लोग लिख देते हैं C। क्या लिख देते हैं, C। डिग्री सेल्सियस के लिए C। और जमने के ताप को ना घटाया जाता है, जमने के ताप को, तो जमने का ताप क्या है, 273। तो C में से 273 को घटा लो,
ठीक है, अभी यहां पर कुछ नहीं लिखोगे। अच्छा, ये केल्विन वाला है ना, सी कैसे लिख दिया? केल्विन इसमें सी आएगा, केल्विन वाला में के आएगा, सॉरी। के -273 हुआ। आज जितना भाग बनता है ना उससे भाग लगा दिया जाता है। तो कितना भाग बना? 100 भाग। तो 100 से भाग लगा दो, ठीक है। अब इसके पास चलो, इसके पास तो जमने का ताप कितना? 0। तो सी सेल्सियस के लिए सी इस्तेमाल करते हैं, तो सी में से 0 घटाओ। उसके बाद टोटल कितना भाग बनता है? 100। तो यहां पर भी बटा में कर दो 100 बराबर। अब लाओ फॉरेन हाइट को, कितना पर जमता है? एफ लिखो, इसमें से घटाना कितना है? 32। कितना भाग बना इसका? टोटल कितना भाग बनता है? 180। तब बटा में कर दो 180। अब र्यूमर के पास चलो, तो आर जमने का ताप क्या है? फिर से तब माइनस में करो 0। और टोटल कितना भाग बनेगा? 80। तब भागा में कर दो 80। एक फार्मूला आ गया। अब देखो, अब तुमको बोले कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। देखो, ये वाला पता है, इतना चीजें सिखाया नहीं जाता है, मतलब कि बहुत खाली 1-2 को करवा दिया जाएगा, ये नहीं करवाया जाता है। इस सब पर तुम लोग ध्यान देना। बहुत बच्चे ना देख रहे थे, कुछ टाइम पहले बच्चा मिला तो याद कर रहा है तापमान को कि इसका इतना ताप होता है, इतना डिग्री सेल्सियस बराबर इतना ताप, इतना केल्विन होता है, इतना डिग्री सेल्सियस बराबर इतना केल्विन होता है। तो याद करना नामुमकिन है ना जी। 100 को दे दिया तो 100 को कितना याद करते रहोगे? अब यदि फार्मूला पता है तो डायरेक्ट निकाल लोगे ना, आराम से निकाल लोगे। तो देखो, अब इसको केल्विन को बदलना है सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, तो कैसे बदलोगे? तो जब ये दोनों का बात करें ना तो बाकी सबको भूल जाओ, ये दोनों को देखो। हाँ, किसको किसमें बदलना है उसी को देखना है और बाकी सबको भूल जाना है। तो हम बोले कि चलो डिग्री सेल्सियस को ही इसमें बदलो, चाहे इसको इसमें बदल लो। तो हम सोचते हैं ना कि 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन। तो देखो कैलकुलेट करते हैं। तो ये वाला फार्मूला, ये वाला को उठाओ, के -273 अब बटा में 100 और बराबर में सी -0 और बटा में 100। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना कैंसिल? के -273 बराबर क्या मिलेगा? सी। हम क्या बोले? 0 डिग्री सेल्सियस को क्या चीज में बदलना है? केल्विन में। 0 डिग्री सेल्सियस है ना, इसको केल्विन में बदलना। कितना केल्विन होगा? तो केल्विन का वैल्यू पता करना है। तो के को रख लो, इसको इधर लेकर चले जाओ। तो सी प्लस 273, सी का मान कितना? 0 डिग्री सेल्सियस बोले थे ना, तो 0 रख लो और प्लस में 273 बड़ा 273 प्लस 0 273। तो 0 डिग्री सेल्सियस बराबर ना 273 केल्विन होता है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना केल्विन? ये बताने की क्या जरूरत है, देख लो 0 डिग्री सेल्सियस के सामने कितना केल्विन। याद रख रहा ना था ना तुम लोग? अब खाली एक को तुम याद रखोगे ये वाला, तो बाकी सब ना निकाल लोगे। अब थोड़ा सा अब 0 केल्विन का निकाल के देखते हैं कि 0 केल्विन पर कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो अब की बार तुम के जगह 0 रख देते, के जगह 0 रख देते तो सी क्या कितना आ जाता? -273 डिग्री सेल्सियस। बस हो गया। तो हाँ, एक का याद रखोगे तो दूसरा बन जाएगा। अब ये दोनों में संबंध दिखाना है, ये दोनों में कि कितना, मतलब कि
कुछ दे देते हैं, कोई वैल्यू दे देते हैं कि 100 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस, 100 फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री सेल्सियस निकालूं। तो देखो फिर से हटाना पड़ेगा, लेकिन ये सबको ना चलो फिर हटा देंगे और थोड़ा सा समय लगेगा बस। हम क्या बोले कि इसको 100 रखना है, इसको 100 बोले थे फॉरेन को। चलो एफ बराबर कितना रखना है 100, एफ बराबर हमको रखना है 100 फॉरेन है, ठीक है। तो फार्मूला क्या रखोगे जी, सी बटा 100। देखो जीरो को माइनस करोगे ना तो कोई फर्क ना पड़ेगा, जीरो को माइनस करोगे तो अब एफ में से 32 को घटाओ और बटा में 180 करो, ए वाला से वाला कैंसिल हो जाएगा क्या, जीरो से जीरो कैंसिल। एफ का मान कितना रखना है, सी बटा इधर आया और थोड़ा सा काट के छोटा कर दो, यहां पर कर दो 5 और ये कर दो 9, ठीक है। तो सी बटा आ गया 5 बराबर एफ माइनस, अच्छा एफ के जगह रख दो वैल्यू 100 माइनस 32 और बटा 9 और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अच्छा ये तिरछा तिरछी गुना होता है क्या, तब 5 से ना ये दोनों में गुना हो जाएगा, दोनों क्या एक को बना लो। 100 में से 32 को घटाओगे तो कितना, 100 में से 32 को घटाओगे तो 68 आएगा, 68 आएगा, उसमें कितना से गुना कर देना है 5 से, और बटा में कितना 9, 68 को 5 से गुना करो कितना आएगा, अब 9 से भाग लगा दो, कितना नोतिया 27, 27 के बाद कितना बचा 7, 9 सते 63, 9 8 72 लगभग 3, अच्छा अभी तो 70 है, ये 38 आ जाएगा लगभग जी, 38 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अभी ना तुम लोग को बता रहे थे कि 98 फ़ारेनहाइट बराबर 37 बोले थे, 98.5 बराबर ना, 98.5 होता है ना जो कितना के बराबर 37 के, तो 38 बोला तो फिर उधर 100 की तरफ जाएगा ना, अरे 38 पॉइंट कुछ आ रहा है तो उधर 38 उधर 98.5 और 1.5 जोड़ोगे तो कितना 100 आ जाएगा ना, तो वहां से भी पुष्टि हो जाएगा। तो इस तरह से तुम लोग बदल लेना, कुछ हम बदलने वाला दे देते हैं यहां पर घर से बदल के लाने के लिए। चलो हम सवाल लास्ट में तुम लोग को दे देंगे, पहले आगे इसमें देख लो। एगो यहां पर रहेगा, रहने देते हैं, एगो जो बना हुआ है उसको रहने देते हैं और बाकी सबको हटा दिए। इसको केल्विन में बदलना है, ताप का मान यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, वो लिख लेना। ए वाला है वो समझो कि तुमको बना करके दिया हुआ है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है त्रिक बिंदु। त्रि बोला तो 3 का बात कर रहा है, कहता है ना कि वह ताप का वह बिंदु जिस पर पदार्थ तीनों अवस्था में एक ही साथ रहेगा। पदार्थ ऐसे मुख्य रूप से तीन अवस्था में ना, ठोस द्रव गैस, ठोस द्रव गैस, तब कौन ऐसा ताप है जिस पर जल तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो ताप है पता है
तो उस ताप को हम लोग बोलते हैं त्रिक बिंदु, और वो ताप है 611 पास्कल। 600 दाब का एक बिंदु लिया जाता है इसमें, 611 पास्कल, और ताप है 0 केल्विन। 0 केल्विन, और दाब कितना 611 पास्कल होता है ना, ये जल का त्रिक बिंदु है। देखो थोड़ा सा इसके बारे में फील करते हैं। जैसे सेल्सियस में होगा 0 डिग्री सेल्सियस पर जल क्या रहता है, जमा हुआ, तो ठोस अवस्था में है ना, ठोस अवस्था में है। यदि दाब उब का कॉन्सेप्ट को हटा दिया जाए तो पता है 0 डिग्री सेल्सियस पर ना वो खाली ठोस में मिलेगा। क्या चीज में मिलेगा, ठोस में मिलेगा। अब दबाव को बढ़ा दिया जाए, दबाव को जैसे जैसे बढ़ाया जाएगा ना, तो ठोस द्रव में भी मिलेगा, और दबाव का एक पॉइंट आएगा 611 पास्कल, तो वहां पर ना बर्फ भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, और वाष्प भी मिलेगा। तीनों चीजें मिलता है। यानी 0 डिग्री सेल्सियस और 611 केल्विन पर जल बर्फ के टुकड़ा में भी मिलेगा, पानी में भी मिलेगा, और वाष्प के रूप में भी मिलता है। इसको बोला जाता है त्रिक बिंदु। इसको क्या बोला जाता है, क्या नहीं रे, हम बोले कि ताप क्या होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, और दाब कितना होना चाहिए, तो ये दोनों मिल करके त्रिक बिंदु बनाता है। हाँ, दाब और ताप मिल करके। तो क्या बताओगे इस त्रिक बिंदु के बारे में, कि किसी पदार्थ का वह ताप जिस पर पदार्थ की तीनों अवस्था संतुलन में रहता है, एक साथ संतुलन में रहता है। यानी एक ही साथ बर्फ में भी रहेगा, फिर अरे बर्फ है जो क्या है, ठोसे है ना। यही बोल रहे थे कि थोड़ा सा जागो जागो। दूसरा पानी रूप में, तीसरा वाष्प रूप में दिखता है। जब दिखाते हैं तब कि जागे हुए हो कि नहीं जागे हुए हो। चलो थर्मामीटर, थर्मामीटर में जब पारा डाला हुआ रहता है तो एक निश्चित ताप को मापता देखता है ना, 120 मतलब कि 110-20 तक मापता है। अब वहां पर पारा की जगह पर गैस भर दिया जाए, हाइड्रोजन गैस, तब ज्यादा ताप को मापता है, ज्यादा ताप को मापता है। ठीक है, लेकिन अभी बाद में बात करेंगे आगे। पहले गैस थर्मामीटर है क्या। तो गैस का ताप बढ़ने से, बाब का है लिखा है, उसका दाब मशीन गलती कर देता है। ठीक है, उसके दाब और आयतन ये सबको मालूम है क्या। एक आदर्श गैस का समीकरण पीवी बराबर nRT, मालूम ना। जब ताप को बढ़ाओगे तो आयतन भी, जब ताप को बढ़ाओगे तो दाब भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। हमको क्या यहां पर क्या मापने के लिए आए हैं, क्या मापने के लिए यहां पर पहुंचे हैं, ताप। क्या चीज मापने के लिए आए हैं, ताप मापना है। तो अच्छा, किसी ए दोनों में एक को स्थिर रख लिया जाए, दाब को स्थिर रखा जाए, तो जितना आयतन में परिवर्तन होगा उतना ही ताप में परिवर्तन होगा। क्या कि देखो ए दोनों भी स्थिर होता है, ए दोनों भी, ए वाला भी स्थिर बोल दे, यदि ए वाला को स्थिर बोल दे तो आयतन में जितना परिवर्तन होगा वो परिवर्तन किसके बराबर, ताप के बराबर। और यदि
आयतन को स्थिर कह दे तो दाब में जो परिवर्तन होगा किसके बराबर, तो ताप के बराबर। तो इसी के आधार पर ना गैस थर्मामीटर बनाया गया। एक बार दाब को स्थिर रख करके बनाया गया होगा और एक बार आयतन और एक बार दाब को स्थिर रख करके थर्मामीटर बनाया गया। तो एक को क्या बोलते हैं, नियत आयतन गैस थर्मामीटर, और दूसरा नियत दाब गैस थर्मामीटर। अब इसमें एक फेमस मतलब कि ताप मापने वाला यंत्र है हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर, इसका पिक्चर देख लो थोड़ा सा। ओ एक में तो आया भी नहीं जा रहा। चलो देख लो बढ़िया से। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर है। हाँ तो देखो अब कहां पर क्या है वो समझते हैं। लेकिन क्या बोला है जी, कैसा आयतन को नियत रखना है। यहां पर क्या चीज नियत रखना है, नियत आयतन हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर। तो देखो ये वाला जो ग्लास, ये वाला कांच का एक मतलब की टंकी है, ठीक है, बल्ब है, कांच का बल्ब है। इसके भीतर में ना हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है। इसके भीतर में क्या भरा हुआ है, और हाइड्रोजन गैस वाला जो बल्ब है उसको क्या चीज से जोड़ा गया, तो मैनोमीटर से। क्या चीज से, अच्छा मैनोमीटर क्या चीज को मापता है, याद है तुम लोग को, तो बैरोमीटर वायु के दाब को मापता है। मैनोमीटर तरल के यानी जैसे क्या बोलता है, द्रव के मापता है, द्रव के दाब को मापता है। द्रव के दाब मापने वाला को क्या बोलते हैं, द्रव के दाब मापने वाला को मैनोमीटर बोला जाता है, ठीक है। तब ये हाइड्रोजन से भरा हुआ बल्ब को क्या चीज से जोड़े, मैनोमीटर से, ठीक है। और इसको एक कांच के बर्तन में रख दिए, एक नली है जो दिख रहा है तुम लोग को, दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद ये मैनोमीटर को ना पारा रखने वाला टंकी से जोड़ दिया गया है। इसमें क्या भरा हुआ है, ये टंकी है, इसमें क्या भरा हुआ है, पारा किस अवस्था में रहता है, पारा किस अवस्था में, द्रव अवस्था में। ये पारा रख दिया गया है, ठीक है। अब क्या, जैसे यहां पर है, यदि यहां पर ताप को कुछ नहीं किया जाए, उदासीन कर दिया जाए, तो पता है ये वाला में दोनों का जो द्रव का लेवल है ना बराबर रहता। क्या रहता, जितना दूरी तक यहां पर चढ़ा हुआ रहता उतने दूरी तक यहां भी चढ़ा हुआ रहता, ठीक है। लेकिन अब ये काम कैसे करता है, तो देखो ये वाला जो है ना, ये वाला बल्ब, इसको जिस वस्तु के ताप को मापना है, जैसे इसका ताप मापना है, तब इसको ना इसमें सटा देंगे, ठीक है। यदि एक गर्म होगा तो क्या होगा, गैस के आयतन बढ़ा देगा, क्या गैस के आयतन बढ़ाएगा। यदि आयतन क्या बोल दिया गया है, स्थिर, और यदि आयतन स्थिर रहा तो बदलेगा कौन, दाब बदलेगा। और जब दाब, इसको गर्म वस्तु को इसमें सटाओगे ना तो आयतन को तो बोल दिया कि स्थिर रहेगा, तो क्या बदल जाएगा, दाब, यानी कि दाब बढ़ जाएगा जी। और दाब बढ़ेगा ना तो एक क्या चीज से कनेक्ट है, ये वाला से, इसके दबाव को बढ़ाएगा, और यहां से ज्यादा दबाव दिया जाएगा तो इसका द्रव ऊपर की तरफ ना उठेगा, तो ज्यादा दबाव मिलने से इसका द्रव ऊपर की तरफ उठ जाता है। तो ऊपर की तरफ उठता है तो तुम लोग को मालूम ही होगा कि जब h हाइट तक उठ जाता है ऊपर की तरफ, तब दाब का क्या फार्मूला हो जाता है, रो जी एच। दाब का क्या फार्मूला हो जाता है, रो जी एच हो जाता है ना। तो ए वाला फार्मूला से दाब माप लिया जाएगा ना,
अब दाब माप लिया जाएगा तो ताप मापना तो अब आसान हो गया ना। कहे कि तुम लोग को मालूम पीवी बराबर nRT है, ए वाला भी कांस्टेंट, तब P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट बटा कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट इंटू T। यदि P पता चल जाएगा तो T पता ना चल जाएगा, इसका वैल्यू फिक्स रहेगा जी। तब P पता चलेगा तो T पता चल जाएगा ना। तो इस प्रकार से इसको माप लिया जाता है, इस प्रकार से इसको मापा जाता है। ठीक है, ये जो बोले ना ये सब चीजें को यहाँ पर लिख दिया गया है, तो तुम लोग ये वाला पढ़ लेना, जो बोले वही सब चीजें होगा। ठीक है, अब ये परास हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर है जो कहां से कहां तक काम करता है। हाइड्रोजन गैस थर्मामीटर किस किस ताप तक माप सकता है, तो मापने का ताप है -200 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 500 डिग्री सेल्सियस। अब इससे कम ताप मापना हो तो किसका इस्तेमाल करोगे, हीलियम का। इससे कम ताप मापना हो तो किसका इस्तेमाल करोगे, और ज्यादा ताप मापना होना तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादा ताप मापने के लिए नाइट्रोजन से ना 500 डिग्री सेल्सियस तक 1500 डिग्री सेल्सियस तक ताप मापा जा सकता है। नाइट्रोजन से कितना डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, अब ये सवाल यदि तुम लोग के मन में आ जाए, सवाल ये आ जाए कि 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप को हाइड्रोजन काहे नहीं माप पाता है, काहे नहीं माप पाता है, तो सवाल नहीं तुम लोग के मन में आ रहा है। तो चलो तुम लोग के तरफ से हम पूछ लेते हैं कि 500 के बाहर का ताप काहे नहीं माप पाता है हाइड्रोजन। तब 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप होने लगता है ना, तो जो कांच में हाइड्रोजन गैस को भरा गया था ना उसके साथ अभिक्रिया करना चालू कर लेता है, और अभिक्रिया करना चालू करेगा तो उसका मात्रा बदल जाएगा ना। काहे कि कुछ मात्रा तो अभिक्रिया कर लिया, अभिक्रिया कर लेगा तो उसका मात्रा बदल जाएगा। अब बदल जाएगा तो ठीक से माप ना कर पाओगे, तो उसके लिए कौन सा गैस डाला जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन है ना जो अभिक्रिया नहीं करता जल्दी। पता है कि नाइट्रोजन निष्क्रिय गैस होता है, नाइट्रोजन अक्रिय गैस होता है जी, ज्यादा अभिक्रिया नहीं करता किसी से जल्दी। हीलियम भी नहीं करता है, लेकिन ठंडापन में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठंडापन करने के लिए, ठंडा वाला मापने के लिए हीलियम का इस्तेमाल करते हैं। देखो यहां पर बोला गया होगा कि -200 डिग्री सेल्सियस से कम ताप मापना हो तो किसका इस्तेमाल करते हैं, हीलियम। और 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ताप मापना हो तो नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। और बस इसी के साथ रिलेशन समाप्त हो गया। चलो यहां पर थोड़ा सा कैसे काम करता है उसको थोड़ा सा बता देते हैं। आयतन को नियत रखे हो ना तुम लोग, भी है जो स्थिर है तो पीवी बराबर क्या आदर्श गैस का समीकरण होता है, ए वाला स्थिर, तो P बराबर क्या होगा, कांस्टेंट इंटू T, और P बटा T बराबर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो इस प्रकार से तुम लोग निकालोगे यहां का ताप। ये तो जरूरत से ज्यादा बताना पड़ता है, इसलिए इतना देरी लगाना तो और जल्दी होता।